दावे वाले लोग जो ये कहते थे कि हमारे आए बिना आपका अगर हमारी छाया नहीं है आपके ऊपर तो आप सूख जाएंगे, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्वयं के प्रति ईमानदार, संसार के जो सबसे विषैले नाग मिलते हैं कुबरा, उस क्षेत्र तक से वो थे। बस हमसे अगर कोई पूछ रहा है कि आप बनना क्या चाहते हैं, तो हम सुन रखे होते हैं कि कोई कह रहा है हम इंजीनियर बन रहे हैं, तो हम बोल देते हैं इंजीनियर बन रहे हैं। कुछ दिन बाद सुना हमने कोई कहा डॉक्टर बनने, तो हमने बदल दिया अपना मोटिव, हमें डॉक्टर बनना है। कुछ ने किसी दिन ने बोला कि नहीं डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, किसी ने तीसरा बताया शिक्षक बन जाएंगे, तो बन जाए शिक्षक बन जाएंगे, बैंकिंग बन जाएंगे। कुछ दिन बाद जब बड़े थोड़ी जानकारी का स्तर बढ़ा तो किया। यूपीपीसीएस में मेरा अंतिम चयन भी 2017 में हो गया था, उसके लोअर परीक्षाओं में, लेकिन किसी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति के कारण मेरा अंतिम चयन यानी नियुक्ति पत्र मुझे नहीं प्राप्त हो पाया। एमपीपीएससी में मैं शुरुआत के जो 3 अटेम्प्ट हैं वो उनमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था। हालांकि मैं बहुत करीब पहुंचता था, लेकिन मेरे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाए थे किसी कारण। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े लेवल पर मैं हूं कि आपको सुझाव दे सकूं, पर मुझे लगता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो काफी सारे विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा रहा है, वो एक बड़ी बात है। सर, सेल्फ स्टडी वाले विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो स्वयं मूल्यांकन नहीं कर पाते कि वो कितने पानी में हैं, कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं और किस प्रकार से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों को एक मार्गदर्शन देने के लिए लगातार हम लोग एक टॉपर्स की सीरीज हम लोग चला रहे थे, और काफ़ी समय से विभिन्न पृष्ठभूमि के विभिन्न अनुभव के साथ में अलग अलग टॉपर्स आपके सामने आ रहे थे। उसका एक लक्ष्य यह था कि चूंकि सभी की तैयारी की जो जर्नी होती है, जो आप तैयारी शुरू करते हैं और जब आपका एक सिलेक्शन होता है अंतिम राउंड में, उसके बीच में सभी के अनुभव अलग अलग होते हैं। क्योंकि आप ये समझ सकते हो कि सभी की पृष्ठभूमि अलग है, सामाजिक मतलब आर्थिक, जो भी आप कर रहा हो। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ फिर 2 टॉपर्स हैं जो 2019 में इन्होंने फाइनल सिलेक्शन पाया है। और हमारे इस सेशन का जो मोटिव है, और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि निश्चित तौर पे कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो काफ़ी डिमोटिवेट भी चल रहे होंगे, क्योंकि सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन नहीं भी होता है। तो तुम दोनों परिस्थितियों को कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमारे साथ आज दोनों लोग हैं। एक ऐसे हैं लोकेश जी, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको कवर किया है, और एक हमारे साथ में जो है उपाध्याय जी, उन्होंने एक संघर्ष के साथ में उसको पाया है। तो दोनों के अनुभव एकदम अलग अलग हैं और एक ही मंच पे है। तो आप ये मान के चलिए बहुत आप लोगों को उसमें फायदा होने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या जो ऐसी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाती। लेकिन नए लोग जो तैयारी करने आते हैं, तो उनके लिए भी एक हो सकता है ऐसा कोई उनको मोटिवेशन या गाइडेंस मिल जाए। क्योंकि जो लोकेश जी से हमारी चर्चा हुई थी, उनको भी एक कोई गाइडेंस ऐसा मिला था जिसको उन्होंने सही डायरेक्शन में ले जाके किया। और बाकी पे एक संघर्ष वाला विषय भी रहता है, अधिकांश लोग संघर्ष भी करते, तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन रहता है। चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में लोकेश जी हैं, जो डीएसपी पद पे 2019 बैच में हैं, अभी चयनित हुए हैं। कल उनको पदस्थापना भी मिल गई है। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं लोकेश जी आपको। और दूसरे हमारे साथ में हैं उपाध्याय जी, उनको भी कल पदस्थापना मतलब उनका जो सिटी है वो मिल चुकी है। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो बस मैं ये चाह रहा था कि सबसे पहले आप एक छोटा सा इंट्रो कर लें, फिर हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसकी मैं आउटलाइन बता देता हूँ कि मैं मेनली जो करूंगा, एक सामान्य जो लोकेश जी हैं उनसे एक सामान्य क्वेश्चन पूछूंगा जो तैयारी के दौरान जो एक समस्याएं या जो भी मोटिवेशन रहते हैं। और फिर शरद सर का जो मेन सेशन रहता है, क्योंकि वो खुद एक अधिकारी है तो उनका एक अनुभव है। और फिर हमारे साथ में उपाध्याय जी हैं, क्योंकि वो भी एक अनुभव के साथ ही पहुंचे, टीचर भी रहे हैं। बहुत अच्छा उनका एक दौर रहा है जहाँ टीचिंग उन्होंने हजारों बच्चों को लाभान्वित किया है। तो वो फिर सेशन एक इंटरव्यू राउंड पे हम ले जाएंगे, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि 2019 में अगर आप देखोगे तो इंटरव्यू में उनके 154 मार्क्स से बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अगर आप एवरेज मार्क्स में देखोगे बहुत अच्छी नहीं हुई 19 में, लेकिन उसके बावजूद भी हैं। और उनका 30 मिनट का एक बहुत लंबा सेशन चला था इंटरव्यू का, मतलब आम नहीं है 19 वाले में, लेकिन उनका था। तो मतलब उनका ऐसा क्या था, वो सरस सर पूरा इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं चाह रहा था कि उपाध्याय जी थोड़ा अपने बारे में बताएं, फिर लोकेश जी को मैं बोलूंगा अपना एक इंट्रो के फॉर्म में, उसके बाद फिर सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जी, मेरा नाम प्रकाश कुमार उपाध्याय है और मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2019 में मेरा चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। और मैं
राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अपीयर होने का जो मेरा वर्ष है वो 2016 से स्टार्ट हुआ था। मैंने 2016, 2017, 2018 3 लगातार प्रीलिम्स दिए थे, लेकिन मैं इन तीनों परीक्षाओं को मैं प्रीलिम्स को पास नहीं कर पाया था। मेरा ये 2019 का राज्य लोक सेवा आयोग का परीक्षा जो है, इसमें मेरा प्रथम इंटरव्यू था और फाइनली सिलेक्शन हो पाया। इससे पहले मैंने 3 बार लगातार अपीयर हुए, लेकिन मेरे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए थे। हालाँकि प्रीलिम्स के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थे, केवल एक ही नंबर से रुकते थे, लेकिन बात सत्य यही थी कि बाहर थे। और इस 2019 की परीक्षा में पूर्णतः अभी सेलेक्ट होकर नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ। ग्रेजुएशन आपका रहा है? जी, जी। तो होम डिस्ट्रिक्ट बारे में, होम अच्छा। डिस्ट्रिक्ट ओके, ओके। सर मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो सीधी जिला हुआ है, और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो ज़्यादातर सिंगरौली ज़िले से हुई है, और मैंने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स में स्नातक है मेरा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से। देन इसके बाद मैं तैयारी के लिए यूपीएससी की तैयारी में करता था इलाहाबाद से, आजकल प्रयागराज हो चुका है। उसी दौरान मैं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के में अपीयर होना प्रारंभ किया। रही बात मोटिव्स की कि परीक्षा में शामिल होने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से प्राप्त हुई, तो दरअसल हम बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त किए हैं, और मैं इसकी जो मोटिवेशन है वो हमारे सरस्वती विद्यालय के टीचर थे, बहुत प्रख्यात हमारे गुरु हैं श्री अनंतधर द्विवेदी जी। उनके उनके मुख्य बिंदु से हमने इसके बारे में, इस परीक्षा के बारे में सुना था। देन इसके बाद हमने उसके बारे में प्रिपरेशन चालू किया, और आज अंततः सिलेक्शन इस राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हो चुका है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं उपाध्याय जी आपको। अब मैं जी। लोकेश जी से कहूंगा जी। अपने कुछ बताएं अपने बारे में, फिर हम लोग उन्हीं से पहला सेशन शुरू करेंगे। जी सर। सर मेरा नाम लोकेश आपरे है और मैं हरदा जिले से आता हूँ। 2019 का ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मुझे डीएसपी पद प्राप्त हुआ। 2020 में भी मैंने अटेम्प्ट दिया था और मुझे असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का पद मिला था, और मेरी पोस्टिंग हाल ही में मुरैना में हुई है। मेरी प्रारंभिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में ही हुई है, तो उसके पश्चात में हरदा जिले में डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्ट विद्यालय से मैंने पीसीएम से 12th पास आउट किया। उसके पश्चात मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए इंदौर चला गया, जहाँ से मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। साथ ही साथ उसी दौरान मैंने अपनी सिविल सर्विस की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। उसके पश्चात ग्रेजुएशन करने के बाद मैं भोपाल आ गया, जहाँ से मैंने एमए कंप्लीट किया और साथ ही साथ अपनी सिविल सर्विस की तैयारी कंटिन्यू रखी। ठीक है लोकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ही सेशन शुरू करूंगा, क्योंकि आप देखा जाए तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए कि आपकी स्ट्रेटेजी जो एक बेहतरीन रही, क्योंकि आपने दोनों दिए हैं और दोनों पीएससी आपके निकले हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो, क्योंकि पीएससी की तैयारी में आप आ रहे हैं तो कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत तो रहता है जिंदगी में, जैसे अभी उपाध्याय जी ने बताया है कि गुरु जी थे उनके, जी। द्विवेदी जी। तो आप बताइए कैसे आपको इसकी प्रेरणा मिली? सर मुझे इसकी प्रेरणा 2 जगह से मिली, जहाँ से मैं 12th के अपने स्कूल के लिए गुजरता था 11th-12th में। वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम वगैरह के घर हुआ करते थे, तो देखकर मुझे काफ़ी मोटिवेशन प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ मैं 11th में प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था और 12th में मुझे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना था। और एक्सीलेंस स्कूल में 9th और 11th में ही एडमिशन मिलता है, परंतु मैं जन सुनवाई में गया और कलेक्टर महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से मुझे 12th में भी एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन मिला, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात थी। मतलब आप फ्यूचर में उन लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, इस टाइप जी। से आपको लगा उसमें, है ना? जी सर। तो अब चलिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए विशेष है, क्योंकि आप दोनों की विशेषता अलग-अलग है, तो आपका विशेष है कि आपने पहले अटेम्प्ट में पहला एग्ज़ाम भी क्वालीफाई है, अच्छे पद के साथ में दूसरा एग्ज़ाम भी आपका क्वालीफाई है। तो आप ये बताइए कि पहले अटेम्प्ट में जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हम लोगों से, वो ऐसा क्या करें? क्योंकि अभी सबसे अच्छा ये है कि अगर 12th के बाद से कोई बच्चा आना चाहता है, जैसा मुझे आपसे डिस्कशन में मुझे पता चला कि आपने 12th के बाद ही अपनी रूपरेखा बना ली थी। जी। तो आप ये बताइए कि 12th के बाद में जो पहले अटेम्प्ट में आना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ बताइए अपना अनुभव, ताकि नए बच्चे उससे लाभान्वित हो पाएँ। वर्तमान में ये काफ़ी ट्रेंड जो प्रचलन में है कि 12th के पश्चात स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी की ओर आते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि उचित मार्गदर्शन ना मिलने के कारण वो दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं। मैं उन्हें यही मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि यदि आप 12th के पश्चात सिविल सर्विस में आना चाहते हैं तो प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ाई करें। साथ ही साथ जो बेसिक सावधानियाँ हैं वो ज़रूर रखें, जैसे कि एनसीईआरटी पढ़ना, अपना बेस क्लियर रखना और एक एकीकृत फॉर्म में तैयारी करें। ऐसा नहीं कि प्री की अलग तैयारी कर रहे हैं, मेंस की पृथक कर रहे हैं और इंटरव्यू की अलग कर रहे हैं।
एक वे ऑफ जो सबसे अच्छा वे होता है वो तीनों को साथ में लेकर चलने का होता है। तो वो ज़रूर आप सावधानी रखें। एक डिस्ट्रैक्शन आजकल बहुत चल रहा है। जी सर, डिस्ट्रैक्शन युवाओं में काफ़ी प्रचलित है। दोस्ती को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर और अदर प्रकार के कई 20 के सारे। बाद ज़्यादा बढ़ गया है सोशल मीडिया का, मुझे समझ में आ रहा है। जी सर। सर सोशल मीडिया एक हथियार की तरह है जिसका आप सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी। ये सदुपयोग करना आपके ऊपर है और दुरुपयोग करना भी आप ही के ऊपर है और परिणाम भी आप ही को भुगतना पड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर सावधानी भी आप ही को रखनी चाहिए। मतलब सोशल मीडिया में पहले तो आपको चुनाव करना चाहिए कि आपके मेंटर्स और आपका करियर किस ओर जाना चाहते हैं। मतलब जी। उससे प्रभावित होने से अच्छा है कि खुद स्वयं मूल्यांकन करें कि भाई क्या बेहतर है क्या नहीं है ना। जी। तो ठीक है, अब इसका हाँ मेनली ये था कि आप जैसे तैयारी शुरू की, तो जो मुझे लगा कि आपके पास कोई ना कोई एक्यूरेट गाइडेंस तो रहा होगा। ऐसा तो संभव नहीं है कि आपने सीधे सिलेबस पढ़ा उसमें तैयारी जी। की। जी। तो आप बताइए, जैसा मुझे आपने बताया था कि आपको कोई ऐसे मोटिवेटर जिंदगी में मिले जिन्होंने आपको आगे बढ़ने में मदद की, तो उनके बारे में बताइए। जी सर, 12th के पश्चात ही मैंने सिविल सर्विस का में जाने का निर्णय लिया था और इस क्षेत्र में मेरा पूरा सहयोग ललित सोनी जो मेरे सीनियर हैं और भैया के समान हैं, उन्होंने पूरा मार्गदर्शन किया। तो मैं उन्हें सफलता का श्रेय भी उन्हें ही देना चाहूँगा। और आजकल एक और जो सोशल मीडिया से एक चीज जुड़ रही है कि आजकल क्या है, मेंटर्स बहुत सारे हैं, किसी को हम खराब नहीं बोल रहे हैं, अच्छे हैं सभी लोग। लेकिन आजकल जो भटकाव की समस्या ये है कि एक्सेस इंफॉर्मेशन और एक्सेस कंटेंट ये भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आप बताइए कि आपने इसको कैसे मैनेज किया, क्योंकि आजकल मेंटर्स तो बड़ी तादाद में मिल रहे हैं। आप बताइए लोकेश, कैसे आपने इसको मैनेज किया। आज से कुछ साल पहले ऐसा हुआ करता था कि सिविल सेवा के क्षेत्र में आपको मेंटोरशिप नहीं मिला करती थी। मार्गदर्शन काफ़ी कम था, परंतु वर्तमान में है आपको मार्गदर्शन बहुत सारे हैं, परंतु चयन करना एक दुविधा है कि कौन-सा सही होगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन पढ़ा रहा है और वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कितना उपयोगी है और आपको ये निश्चित तौर पर सोशल मीडिया में कई सारे प्लेटफ़ॉर्म बन गए जहाँ पर मार्गदर्शन किया जा रहा है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उचित चयन करें कि आपके लिए कौन-सा मार्गदर्शन श्रेष्ठ होगा। नहीं, ये बात है, कुल मिला के ये है हमारा इसका जो मैं जानना चाह रहा था, हालाँकि लोकेश जी से चर्चा हुई थी, कि मेंटर्स आप बहुत सारे मत बनाइए, क्योंकि उससे अच्छे सभी हैं, लेकिन सबका क्या होता है, एक तरीका अलग होता है तैयारी करवाने का या करने का। तो वो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो क्या है, आज की डेट में भटकाव ज़्यादा होगा तो आपकी एक लंबी प्रक्रिया पंचवर्षीय योजना बन सकती है। तो उसको लेके बचें। और बाकी ललित जी, आप अनुशासन को लेके भी उस टाइम पे चर्चा हुई थी कि एग्ज़ाम से पहले क्या अनुशासन रखें या तैयारी के दौरान क्या अनुशासन रखें? तैयारी के दौरान अनुशासन बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने सीनियर ललित सोनी से ये चीज़ सीखी थी कि किस तरीके से आपका प्रतिदिन का शेड्यूल होना चाहिए और साथ ही साथ आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो पढ़ाई में जो आपके लक्ष्य होने चाहिए, वो कितने पूरे हो रहे हैं और पूरे होने के पश्चात उनका किस तरीके से आप मूल्यांकन कर रहे हैं और उसमें किस प्रकार से सुधार कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर आपको ये इम्प्रूव करेगा आपकी पढ़ाई में। अच्छा, यूपीएससी और एमपीपीएससी आप दोनों तैयारी कर रहे हैं, तो उसको जी। कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि उनके सिलेबस में काफ़ी अंतर तो है और लेखन शैली में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। जी। तो ये भी बताइए बच्चों को। निश्चित तौर पर पीएससी और यूपीएससी के सिलेबस, लेखन शैली और जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उनमें काफ़ी तरीके का बदलाव है। परंतु मुझे लगता है कि आप एक समग्र अप्रोच लेकर चलते हैं, तो आप दोनों दृष्टिकोण से लाभ उठा सकते हैं। ख़ैर यदि आप अंततः किसी एग्ज़ाम को फ़ोकस कर रहे हैं, लास्ट टाइम तो किसी एक का ही चयन आपको करना पड़ेगा, परंतु एग्ज़ाम आपके दूर हैं, तो आप दोनों को लेकर चल सकते हैं। हाँ, अब जैसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और एक बहुत बड़े वर्ग को ये कवर करता है कि सेल्फ स्टडी के साथ में टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है। मतलब कहीं से भी करिए वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कई बच्चे हमें मिले थे इसके पहले सेशन में, मतलब जिनका चयन नहीं हो पा रहा, वो जैसे आए थे जो हम लोगों से, हम सर से मिले, तो उनका यही कहना था कि सर हम अपना पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्या है, आपका कोई मूल्यांकन नहीं करने वाले। तो आप थोड़ा इसकी भूमिका पे प्रकाश डालिए कि टेस्ट सीरीज का महत्व सेल्फ स्टडी वालों के लिए किस हद तक। सर सेल्फ स्टडी वाले विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि वो स्वयं मूल्यांकन नहीं कर पाते कि वो कितने पानी में हैं, कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं और किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। तो प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही टेस्ट सीरीज, पर मेंस के लिए उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपको अंततः जाकर 3 घंटे वहाँ पर लिखना है और ना केवल लिखना है बल्कि क्वालिटी कंटेंट भी देना है आपको। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप अच्छा कंटेंट लिख पाएंगे और उतने अच्छे आपके मार्क्स आ पाएंगे। हाँ, और एक इसी सीरीज का एक आपसे अंतिम प्रश्न है, फिर हम अपने प्रोग्राम्स के बारे में आपकी राय जानेंगे कि आप भोपाल आ गए थे, तो
ऐसा कहा जाता है कि लोग दिल्ली या इंदौर ही जाएं तभी उनका सभी कुछ हो सकता है। तो आप ये बताइए कि अगर लोकल आप रहते हैं कहीं पर, तो क्या इस पे बहुत फ़र्क आता है या बहुत पिछड़ जाते हो तैयारी में, ऐसा कुछ रहता है क्या? शहर का प्रभाव तो नहीं पड़ता है सिविल सर्विस की तैयारी का, परंतु आपके मार्गदर्शन का प्रभाव पड़ता है। यदि आप उचित जगह से मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो शहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, जैसे अपने उपाध्याय जी के पास भी एक सही मार्गदर्शक थे और आपके पास भी, तो आपके शहर का कोई खास, क्योंकि उपाध्याय जी भी लगातार भोपाल ही रहे हैं। तो अब एक अंतिम प्रश्न है, जैसे हम लोग किफ़ायती शिक्षा मिशन के थ्रू बहुत सारे बच्चों के लिए कोशिश करते हैं। अब देखिए संसाधन सीमित है, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जी। तो आपकी कुछ राय, सुझाव या कुछ स्टेटमेंट हमारे इन प्रोग्राम्स के बारे में, जो आप देख भी रहे हो कि हमने बहुत किफ़ायती शिक्षा प्रोग्राम 1200 से 1500 में आपको दिखाया भी था, स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिया था। उसके बाद एक टेस्ट सीरीज में हम लोग पिछले 5 साल से, हालाँकि उपाध्याय जी तो जानते हैं पिछले 5 साल से। तो लोकेश जी कुछ इसके बारे में विचार देंगे तो हम लोगों की टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा और एक अच्छा रहेगा, नए बच्चे भी हम लोगों के बारे में जान पाएँगे। आज आप देख सकते हैं कि शिक्षा एक तरीके से व्यवसाय के रूप में उपयोग किया जा रहा है और आप बड़े शहरों में देख सकते हैं, परंतु जिस प्रकार सर का मॉड्यूल है और टेस्ट सीरीज कितनी किफ़ायती रूप में उपलब्ध हैं, तो जो निम्न मध्यम परिवार से जो छात्र आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से जो छात्र आते हैं, जो एक तरीके से जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं होती है, मुझे लगता है उनके लिए ऐसी टेस्ट सीरीज का महत्व बहुत ज़्यादा है और निश्चित तौर पर वो इसका लाभ ले सकते हैं। क्लासेस भी जो मेरे ख्याल से काफ़ी महँगी है, वो हम लोग काफ़ी नीचे ले आए हैं। मतलब अगर 2000 से अंडर हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मेंस की क्लासेस, अगर देखो, अगर आपके पास मार्गदर्शन है तो वो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है मार्गदर्शन बहुत ही कम लोगों के पास होता है, एक्यूरेट किसके पास होता है। तो अच्छा है आपका एक, अगर कोई सुझाव हो हमारे लेके फ्यूचर में। हालाँकि अभी तो हम करीब पिछले 5 सालों में करीब 30 शहर कवर कर चुके हैं टेस्ट सीरीज को लेके। और अगर कुछ सुझाव ऐसा हो तो आप दीजिए, फिर अपन सेशन में इंटरव्यू प्रोग्राम पे आगे बढ़ते हैं। सर, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े लेवल पर मैं हूँ कि आपको सुझाव दे सकूँ, पर मुझे लगता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो काफ़ी सारे विद्यार्थियों को लाभ पहुँचा रहा है। वो एक बड़ी बात है। चलिए लोकेश जी, आप एक इंटरप्शन है सर। लोकेश, आप ये बताइए कि आप हरदा जिले से आते हैं, आप जिस गांव से आते हैं अपने एरिया के बारे में बताइए, क्योंकि वहां पर आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जी। जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, या और आप खराब हालात में हो सकते हैं, आप उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं, ठीक है? तो उनको किस तरीके से निकलना चाहिए, उनके लिए क्या मोटिवेशन है, सर का जो अपना किफायती शिक्षा वाला जो प्रोग्राम है उससे वो कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? सर, मुझे लगता है कि यदि मैं अपना व्यक्तिगत बताऊँ तो मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे फादर नाविक हैं। आर्थिक स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं थी। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट हरदा जिले में भी हैं और एमपी के समस्त जिलों में वो हैं। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से सर के किफ़ायती जो प्रोग्राम हैं और जो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन सेंटर्स हैं, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, क्लासेस का फ़ायदा ले सकते हैं और उचित मार्गदर्शन का भी लाभ ले सकते हैं। हाँ, तो और लोकेश जी ऐसा है कि जब आप फ्री हो जाएँगे, आप तो मैं तो कह रहा हूँ हमारी बहुत शुभकामनाएँ, आप यूपीएससी में बहुत जल्दी हम लाइव सेशन आपके साथ फिर करेंगे यूपीएससी जी, के साथ में। तो लेकिन फिर आपका सहयोग चाहिए फ्यूचर में, अगर आप टाइम देंगे तो अपन और ग्रामीण पृष्ठभूमि आपका ही जहाँ मान लीजिए शहर है, अगर वहाँ जी। कुछ काम करना पड़े, तो फिर आपका सहयोग चाहिए हम लोगों को अपने प्रोग्राम में, शिक्षा से संबंधित सहयोग। जी सर, यदि शिक्षा से संबंधित कोई किसी प्रकार का सहयोग यदि मैं दे पाता हूँ, तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। चलिए ठीक है, लोकेश जी ने बहुत कम टाइम में बहुत एक जो होता है ना टू द पॉइंट बात रखी है। अब हमारे साथ उपाध्याय जी हैं जो एक टीचर भी रहे हैं और एक मान के चलिए कि बड़े अनुभवी, हम तो उनको एक प्रकार से उनका दर्शन शास्त्र बहुत मजबूत दिखता है। तो आज मुझे लगता है ये सेशन बड़ा जबरदस्त डायरेक्शन में जाने वाला है। हालाँकि आज बहुत लंबा सेशन नहीं करेंगे, फ्यूचर में हम उपाध्याय जी के साथ में एक अलग सेशन के तौर पे आएँगे। अभी शरद सर एक इंटरव्यू के जो एक अनुभव है, क्योंकि उनके मैंने बोला नंबर बहुत अच्छे आए हैं और इसलिए आए हैं क्योंकि उनका पहला ही इंटरव्यू था, लेकिन उन्होंने उसको जैसे मैनेज किया एक बहुत ही उसमें मान के चलिए बड़ी बात है, क्योंकि पुराने 3 उनका ऐसा था कि उनका अनुभव नहीं रहा है। शरद सर, आप इसको आगे बढ़ाएं सेशन को। थैंक यू सर। एक बार फिर दोनों चयनित अधिकारियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके भावी भविष्य के लिए और अच्छी उम्मीदें हम लोग करते हैं। ईश्वर से अनुरोध रहेगा कि उनको और बड़ी सफलता जल्दी ही मिले। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा, हालांकि लोकेश से काफ़ी सारी बातें हो गई, प्रकाश जी से भी काफ़ी सारी बातें हुई हैं, मैं इसको एक नए सिरे से फिर से रखता हूँ कि ये जो दोनों
अधिकारी हैं जो 2019 के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए, इन दोनों को आज हमारे सेशन में जब रखने का हम लोगों ने डिसीजन लिया तो उसके पीछे 2 वजह थी। लोकेश यंगेस्ट ऑफिसर का जो ग्रुप आप देख रहे हैं, ऐसे बच्चे बिल्कुल जो अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि से एक सामान्य परिवार से निकलते हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलते हैं और किसी चीज़ की जानकारी लेकर के आपने देखा उन्होंने अपने सीनियर का नाम लिया, सोनी जी का, और एक व्यक्ति ने उनको बस उँगली पकड़ाई और उनको बताया कि देखो ये करना है, और वो वहाँ पर कोई भी उलझन नहीं है। और जितना वो बताते गए वो क्लियर कट तरीके से उसको वो क्लियर करते गए और आज वो सक्सेसफुल हैं पहले अटेम्प्ट में। और वो जब 2019 का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप वर्ष के हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है कि शायद वो 22 या 23 साल के रहे होंगे। इस एज में जबकि लोगों को होश आता है ग्रेजुएशन के बाद कि हमें करना क्या है। करियर का चुनाव हम ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, हमारे समाज में लगभग ऐसी ही अवधारणा बनी हुई है। तब तक लोकेश को सारी स्क्रिप्ट जो है क्लियर थी। तो एक बहुत कम उम्र का युवा अधिकारी हमारे साथ में है। दूसरे जो ऑफिसर हैं हमारे साथ में प्रकाश उपाध्याय जी, जो सीधी जिले से आते हैं, उनकी खासियत ये है कि वो आप देख ही रहे होंगे एक मैच्योर फेस भी है, एक टीचर भी रहे हैं, जीवन का एक अच्छा अनुभव है उनके पास और उन अनुभवों से उन्होंने सीख ली है और उनका सिलेक्शन उनकी सीख पर ज़्यादा डिपेंड करता है। और जैसे गांधी जी का एक दर्शन हुआ करता था, जिस तरीके से वो सत्याग्रह को रन करते थे, संघर्ष विराम संघर्ष, तो प्रकाश उपाध्याय जी के जीवन में हम लोग चर्चा करेंगे। उनका सेशन हम यहीं से शुरू करेंगे और उसके बाद हम धीरे-धीरे करके चीज़ों पर ले जाएँगे। मैंने थोड़ा-सा जोर दे करके लोकेश को इसलिए कहा कि वो ज़रूर अपने गाँव का नाम लें, अपने क्षेत्र का नाम लें, क्योंकि ऐसे बच्चे जो कि शहरी क्षेत्र से आते हैं, विशुद्ध शहरी क्षेत्र से आते हैं, ऐसे लोगों को अपनी पहचान बताने में कोई संकोच नहीं होता। बट छोटे शहरों से आने वाले बच्चे जब सोशल मीडिया पर या जब वो सफल होते हैं, उसके बाद जब इस तरीके का संकोच दिखाते हैं, तो इससे ना केवल उनके व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, वहाँ के बच्चों को भी नुकसान होता है। कई सालों तक लोगों को पता नहीं चल पाता है कि नहीं हमारे बीच से ही कोई निकला और वो कहाँ तक जा सकता है। लोग अपनी काबिलियत का अंदाज़ा आपको देख कर के लगाते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, आप चयनित हुए हैं, तो हम क्यों नहीं? और ये हमें भी करना चाहिए। ये हमारी भी एक कहें कि सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते और एक मानवीय मूल्य के आधार पर देखा जाए तो ये हमारी भी एक ज़िम्मेदारी है, ये हमें करना चाहिए। बहरहाल हम शुरू करते हैं अपना ये सेशन और जैसा कि मैं और विक्रम सर ये एक बहुत लंबी श्रृंखला लगातार चलाते जा रहे हैं विक्रम सर्व शिक्षा समिति और आरंभ एकेडमी की ओर से। तो इस श्रृंखला में आज हमारे साथ में 2 ऑफिसर हैं और प्रकाश जी जो हैं वो अभी हाल ही में 2019 का जो इंटरव्यू हुआ, उसमें उनको इंटरव्यू में 175 में से 154 मार्क्स मिले हैं। एक अच्छा खासा इंटरव्यू के नंबर हैं। चेयरमैन सर जो थे मेहरा सर, उनके बोर्ड में उनका इंटरव्यू था, लोकेश का भी उन्हीं के बोर्ड में था। हम वन बाय वन करके जो उनसे सवाल पूछे गए और उस पर उन्होंने क्या जवाब दिए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं लोकेश जी से कहूँगा कि वो अपने बारे में और विस्तृत जानकारी दें कि सीधी जिले के कौन से क्षेत्र से वो हैं और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है या बघेलखंड का जो क्षेत्र है या मालवा निमाड़ का वो क्षेत्र जो कि अभी पिछड़ा है या जहाँ तक अभी उतनी जागरूकता नहीं है, वहाँ के बच्चों को वो किस तरीके से इंस्पायर करेंगे। तो थोड़ा-सा अपनी डिटेल भी बताएँ और विस्तृत जानकारी के साथ में और फिर हम उस पर चर्चा शुरू करेंगे। जी। मेरा जो सर प्रारंभिक विद्यालय रहा है तो वो सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील में आता है और चितरंगी तहसील में सरस्वती शिशु मंदिर है। शुरुआती दौर में वह विद्यालय केवल 10th तक था, बाद में वह 12th हुआ है, द्वादश तक उसका विस्तार हुआ है। और एक चितरंगी सर इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कह सकते हैं। एक तो ट्राइबल ब्लॉक है और दूसरी बात ये है कि संसार के जो सबसे विषैले नाग मिलते हैं, कुबरा, उस क्षेत्र तक से वो वहाँ से एरिया रहा है। और हम लोगों ने यहाँ वहाँ से जब स्टार्ट किया था पढ़ाई करना, तो दरअसल हम लोग केवल विद्यालय जाते थे इस नाम पर कि हमें केवल क्लास पास करना है, एक कक्षा को पार करके दूसरी कक्षा में जाना है। उस समय तक ये कुछ आइडिया नहीं था, लोक सेवाओं के बारे में जानकारी कुछ खास होती नहीं थी। बस हमसे अगर कोई पूछ रहा है कि आप बनना क्या चाहते हैं, तो हम सुन रखे होते हैं कि कोई कह रहा है हम इंजीनियर बन रहे हैं, तो हम बोल देते हैं इंजीनियर बन रहे हैं। कुछ दिन बाद सुना हमने कोई कहा डॉक्टर बनने, तो हमने बदल दिया अपना मोटिव, हमें डॉक्टर बनना है। कुछ ने किसी दिन ने बोला कि नहीं डॉक्टर नहीं बन पाएँगे, किसी ने तीसरा बताया शिक्षक बन जाएँगे, तो बन जाए शिक्षक बन जाएँगे, बैंकिंग बन जाएँगे। कुछ दिन बाद जब बढ़े, थोड़ी जानकारी का स्तर बढ़ा, तो जो
इधर आगे आते गए, जो शिक्षक कक्षाओं में बढ़ते गए, तो उनमें खास तौर पर श्री आनंदधर द्विवेदी जी हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने हमको लोक सेवाओं के बारे में पहली बार परिचय कक्षा द्वादश में करवाया था। तो तब से हमने इस विषय के बारे में जाना कि लोक सेवाएं एक अच्छी सेवा होती हैं जिसमें हम आजीविका के साथ समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक प्लान बनाया। फिर भी इसके बावजूद भी ग्रेजुएशन तक मामला जो था वो बहुत क्लियर प्रश्न नहीं था। कागज था, स्क्रिप्ट टाइप हो चुका था, लेकिन प्रिंट नहीं हुआ था। तो जब हम जिस कक्षा के अंतिम स्तर पर पहुंचे, जैसे ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, तो उस दौरान हमने तय किया कि अब हमें स्पष्ट तौर पर कहाँ जाना पड़ेगा। तो हमने लोक सेवाओं के विषय के बारे में सुन रखा था। उस समय पर यूपीएससी के रिजल्ट आए थे 2015 में। इरा सिंघल मैडम का फर्स्ट रैंक आया हुआ था, तो उससे एक मोटिवेशन मिला। और देन हम, चूँकि हिंदी भाषा से, हिंदी मीडियम था हमारा, तो हम प्रयागराज गए। प्रयागराज में हमने यूपीएससी की तैयारी किया। 3 साल हम यूपीएससी की तैयारी किए। उसी दौरान हमने एमपीपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी अपीयर होना प्रारंभ किया। यूपीपीसीएस में मेरा अंतिम चयन भी 2017 में हो गया था, एक उसकी लोक परीक्षाओं में, लेकिन किसी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति के कारण मेरा अंतिम चयन यानी नियुक्ति पत्र मुझे नहीं प्राप्त हो पाया। एमपीपीएससी में मैं शुरुआत के जो 3 अटेम्प्ट हैं वो उनमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था। हालांकि मैं बहुत करीब पहुंचता था, लेकिन मेरे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाए थे किसी कारण एक तो ये भी था कि सिलेबस यहाँ के, और हम रहते इलाहाबाद में थे, तो जो ट्रेंड था वो समझने में मुझसे एक तरह से देरी हुई, ट्रेंड समझने में देरी हुई। दूसरा, पैटर्न हमारे पास कम समझ में आता था। करंट अफेयर की भूमिका, मेरा अनुमान है कि साथ मेरे मित्र भी यहाँ पर सहमत होंगे कि 2016-17 के बाद से करंट अफेयर की एमपीपीएससी में भूमिका ज़्यादा बढ़ी है, थोड़ा ज़्यादा हुई है। वहाँ पर हमारे पास सोर्सेस की थोड़ी सी कमी होती थी करंट अफेयर की, क्योंकि अब प्रयागराज में थे तो या तो वहाँ यूपीएससी का मिलेगा या तो आपको स्टेट पीसीएस यूपी का मिलेगा, तो वो एक चीज़ थी। फिर भी मैं सोर्स की कमी को अपनी असफलता का कारण नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर मुझसे ही कोई ना कोई कमी रही होगी, जिसके कारण अंततः उसमें प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया था। देन इसके बाद मैं किसी कारणवश प्रयागराज से मुझे आना पड़ा, भोपाल आना पड़ा। तब से लेकर मैं आज तक भोपाल में ही रह रहा हूँ, यहीं से मेरी तैयारी हुई। और देन 19 वाला मेरा पहला प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, वो मेरा पहला मीन्स था और पहला ही इंटरव्यू था, और ईश्वर के आशीर्वाद से मेरा अंतिम चयन इसमें हो पाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रकाश जी, ये बताइए कि एक विद्यार्थी जो कि पीएससी या यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि इस चीज के लिए कितना मायने रखती है? इसी प्रश्न का एक दूसरा हिस्सा ये भी है कि वो जिस शहर से आता है ना, रिमोट एरियाज जो हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, वहां बैठे हुए जो अभ्यर्थी हैं, है ना, जिनको शहरों की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, कोचिंग की फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, उनको तैयारी करने के लिए क्या गाइड करेंगे? जी, निश्चित तौर पर ये पहले एक बड़ा मुद्दा होता था। जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं या बच्चे हैं, उनको एक मेंटल वो होता था कि जब दिल्ली जाएंगे या प्रयागराज जाएंगे या इंदौर जाएंगे, भोपाल जाएंगे, तो हमारी तैयारी होगी। अगर कोई बच्चा इंदौर नहीं जा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई सारे लोग इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि इनसे नहीं मिलोगे तो सिलेक्शन नहीं हो, तो सिलेक्शन सोचना नहीं है। आप सिलेक्शन के बारे में सोचना नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ, बिल्कुल 100% ट्रुथ ये बात कह रहा हूँ कि ऐसे दावे वाले लोग जो ये कहते थे कि हमारे आए बिना आपका, अगर हमारी छाया नहीं है आपके ऊपर तो आप सूख जाएंगे, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्वयं के प्रति ईमानदार हैं तो ईश्वर आपके साथ दगाबाजी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। तो आप 2 प्रश्न, सर के प्रश्न के 2 खंड में उत्तर मैं देना चाहता हूँ। एक तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है, दूसरा शहर वाला मुद्दा है। तो शहर वाले को हम लोगों ने कवर किया है, तो शहर वाला मैटर मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कोई इशू है। पहले कभी होता था ऐसा कि आपको शहर मैटर करते थे, उसका बड़ा रीजन ये था कि जो हमारे पास डेटा एक्सेसिबिलिटी थी वो केवल शहरों तक केंद्रित थी, चाहे वो कोचिंग के मटेरियल्स हों, चाहे वह बुक्स की अवेलेबिलिटी हो। ज़्यादा एक बड़ा फैक्टर था लाइब्रेरी का, कि जो बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी हैं, गवर्नमेंट की लाइब्रेरी हैं, या इस प्रकार की कोचिंग संस्थान द्वारा जो अवेलेबल कराई जाती हैं, वो केवल बड़े शहरों तक सीमित थी। तो एक पहले ही अट्रैक्शन पॉइंट था कि लोग बड़े शहर की ओर जाते थे। लेकिन आज चूंकि जो डेटा है वो डेटा की एक तरह से कहा जाए तो लुकाने नहीं है, आज डेटा जो है वो एक्सेस है। तो डिजिटल क्रांति के डिजिटल क्रांति के जो है वो हमारे पास एक्सेस डेटा है। पहले हमें क्या पढ़ना है ये ढूंढना पड़ता था, आज हमें ये अप्रोच अपनाना पड़ता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है।
छोड़ना क्या है? छोड़ना क्या है, वो जो एक बड़ी बात हो गई है। तो वो मैटर था, तो मुझे लगता है कि अब जो स्थान है या शहर है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप घर बैठे भी अगर कोई बहुत रिमोट एरिया हमारे जैसे मंडला हो गया, डिंडोरी हो गया, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना या इधर बैतूल, होशंगाबाद, नीमच और रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, पूरे मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं जिनकी जो दूरी है वो इंदौर, भोपाल से अधिक है, तो वो बहुत मैटर वाली बात नहीं है। आजकल सब कुछ अवेलेबल है। बहुत हद तक तो जानकारी जो आपको एग्जाम पास करने के लिए चाहिए वो आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्कूल लेवल तक की जानकारी है, बहुत हद तक सिंसियरली देखा जाए तो वहाँ से ही पूरी हो जाती है। उसके बावजूद भी यदि कम हुई हो रही है तो आजकल कोचिंग की कई सारे जो नोट्स हैं, इस प्रकार के डिजिटल मटेरियल्स हैं, वो आपको आपके घर पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो शहर बिल्कुल भी मुद्दा नहीं रह गया है। अब हम दूसरे प्रश्न का जवाब ये है कि अब सामाजिक आर्थिक किसी एक अभ्यर्थी की सामाजिक आर्थिक जो पृष्ठभूमि है वह उसकी तैयारी के लिए कहाँ तक बाधक या सहायक है। तो इसमें मेरा सर व्यक्तिगत मानना ये है कि ये बाधक तो बिल्कुल नहीं है, इसे मैं बाधक तो मानता नहीं, बल्कि मैं इसे एक मोटिवेशन का कारक समझता हूँ, अभिप्रेरणा का एक कारक है। यदि आप किसी परिस्थिति में स्पष्ट तौर पर हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि आपको या प्रकृति या सिस्टम या एनवायरनमेंट आपको रोकने का प्रयत्न कर रहा है। दरअसल अगर आप किसी विशेष सामाजिक आर्थिक स्थिति में हैं, जिसका अर्थ सामान्यतः हम ये लगाते हैं कि आप पिछड़े हैं, सामाजिक आर्थिक अगर देखा जाए तो आपका सशक्तिकरण नहीं हुआ है, तो ये आपकी कमजोरी नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये आपके लिए एक कारक है जो आपको और ऊपर ले जाना चाहता है। और इसके संबंध में एक बात मैं जो सब लोग जानते हैं उसको मैं यहाँ से जोड़ना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि हमारे मस्तिष्क में केवल वही विचार आते हैं जो वास्तव में हम कर सकते हैं। जिन विचारों को स्पष्ट तौर पर व्यवहार में ला सकते हैं, केवल वही विचार हमारे मस्तिष्क और चेतन मन में जन्म लेते हैं। जिन विचारों को हम अपने जीवन में फलीभूत नहीं कर सकते, वह चिंतन हमारे मन में या तो आता नहीं या तो अस्पष्ट होता है। तो दरअसल सामाजिक आर्थिक परिस्थिति यदि किसी की विशेष है, विशेष इन द सेंस कि अगर वो पिछड़ी है, कमजोर है, तो वह उसके लिए कारक है। और वो कारक केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि उसके पूरे परिवार, इवन मेरा मानना है कि वह पूरे समूचे समाज या उस क्षेत्र के लिए है। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति या कोई एक स्टूडेंट सेलेक्ट होता है या एक अभ्यर्थी सेलेक्ट होता है, तो उसकी अपनी सफलता नहीं होती, उसके पूरे परिवार की सफलता होती है, उसके पूरे क्षेत्र की सफलता होती है। तो दरअसल जो चयन है वह केवल अभ्यर्थी का नहीं बल्कि उसके परिवार की भी है। और हम लोग सभी लोग इस बात को समझते भी हैं कि तैयारी केवल वह सेलेक्टेड अभ्यर्थी नहीं करता। मेरा मानना है कि तैयारी आपके माता पिता परिवार, पूरी परिवार की तैयारी हो जाती है। जैसे लोकेश मेरे मित्र भी हैं, ये भी सहमत होंगे, सर लोग बैठे हैं, ये भी पूरी तरह से सहमत होंगे कि जब हम तैयारी करते हैं तो इसमें हमारे माता पिता या हमारे घर में जिनसे हमारी बहुत बातें होती हैं, बहुत हद तक भले वो कुछ न जानते हों लेकिन इतना तो जान ही जाते हैं कि पीएससी कोई संस्था है, कोई परीक्षा इसका चरणबद्ध होता है, इसका कोई सिलेबस है, इसके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कब हुआ एग्जाम कब नहीं हुआ। और ये बातें हमारे परिवारजनों की चर्चा के माध्यम से दूसरे उन व्यक्तियों तक जाती है जो वास्तव में शिक्षा के दायरे से बाहर है। तो चूंकि ये जो एक प्रोसेस है समाज में, एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय कैसे पूरे समाज या पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर देता है, ये बड़ी बात है। और इससे अभिकारक के रूप में मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि यदि वह आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति विशेष नहीं होती तो बाकी जो लोग हैं जो इसके बारे में ख्याल भी नहीं करते, वास्तव में जान ही नहीं पाए होते। तो मेरा मानना है स्पष्ट तौर पर कि सामाजिक आर्थिक जो परिस्थिति है वो एक अभिकारक है, न कि बाधक। संक्षिप्त रूप से कहा जाए तो प्रकाश जी की जो बात है उसको अगर मैं 2 लाइन में कहूँ तो पहला मुद्दा कि शहर कितने मायने रखते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। आप डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं। हर एक व्यक्ति जिसके हाथ में फ़ोन है वो अपने आप में पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। हम ग्लोबल विलेज और ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट में जी रहे हैं। आप सूचना के है ना, इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट है आपके पास में। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, हर जगहों से आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है, डेटा मिलता है, कंटेंट मिलता है, कोई कम नहीं है। आपको उसमें से अपने लिए सही चीज़ों को छांटना है, ठीक है। सवाल का जो दूसरा सेगमेंट था कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कितना मायने रखती है, उस पर भी इन अ नटशेल अगर अपन बात करें बहुत सरसरी तौर पे उस पर, तो इस बात का बहाना बनाना बंद करिए कि आप एक गरीब पृष्ठभूमि से हैं। बहुत सारे प्रपोजल दुनिया में घूम रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं इस तरीके से काम कर रही हैं, बहुत सारे एनजीओ इस तरीके से काम कर रहे हैं। आप उनसे जुड़ सकते हैं अपने गाइडेंस के लिए, या फिर जैसा कि प्रकाश जी ने कहा अपनी 11th 12th ग्रेजुएशन की जो बुक्स हैं उनको निकालिए। पीएससी उसी दायरे से सवाल पूछता है, सिलेबस को इत्मीनान से पढ़िए, आपके जो आसपास में सीनियर्स हैं उनसे सहयोग लीजिए। हम लोग से बात कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं ली जा रही है आपसे।
है ना, बात करके और अपनी प्रिपरेशन को शुरू करिए, ठीक है। ये महज इत्तेफाक है कि प्रकाश जी जिस विद्यालय से आते हैं वही विद्यालय मेरा भी रहा है। मैं इस मामले में उनसे 10 साल सीनियर रहा हूँ। जी और सिंगरौली जिले का जो चितरंगी टाउन है, जो कस्बा है, जो तहसील है हमारी, वहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर आज भी सबसे रेडिएंट, सबसे ब्राइट स्कूल के रूप में आज भी मौजूद है। शिक्षा का व्यवसायीकरण तो हो ही रहा है, जैसा लोकेश बोल रहे थे। बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय भी खुल गए हैं, लेकिन आज भी उस विद्यालय का, सरस्वती शिशु मंदिर चितरंगी जो है, उसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि वहाँ जो टीचर्स हैं, वहाँ जो गुरुजी लोग हैं हमारे, वो आज भी पूरी शिद्दत से, बिना किसी आर्थिक प्रलोभन के, वो बच्चों को बहुत सही तरीके की शिक्षा दे रहे हैं। प्रकाश जी ने उनमें से नाम लिया था, अनंतधर द्विवेदी जो मेरे भी टीचर रहे। ये संयोग रहा कि वो प्रकाश के भी टीचर हैं। इसके अलावा और कौन-कौन से लोग टीचर के रूप में आपके जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं? हम चाहते हैं कि आप लाइव मीडिया के माध्यम से उन सभी को धन्यवाद दें, उन सभी का नाम लीजिए, ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में उन सभी का बहुत बड़ा एक अहम योगदान भी रहा है। और ऐसे लोग जो कि दुनिया तक नहीं पहुँच पाए, वो एक ऐसी जनरेशन है जो कि सोशल मीडिया से इस तरीके से कनेक्ट नहीं होती जैसे हम जुड़े हैं। बट हम चाहते हैं कि दुनिया को हमारी कहानी का वो हिस्सा जो कि अभी तक अंधेरे में है या जिस पर अभी तक प्रकाश नहीं पड़ पाया, वो पता होना चाहिए कि हमारी इस सफलता में, मेरी हो या प्रकाश की हो, या और भविष्य में जो बच्चे वहाँ से आने वाले हैं उनकी सफलता में, उन शिक्षकों की कितनी बड़ी भूमिका है। जी बिल्कुल। अगर शिक्षक की भूमिका एक अभ्यर्थी के जीवन में तय किया जाए तो सर स्पष्ट तौर पर मानना है कि शरीर का गठन जीव विज्ञान करता है, लेकिन मनोविज्ञान का गठन शिक्षक करता है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को महसूस करता हूँ। और शुरुआती दौर में अगर विद्यालय के चरणों में देखा जाए, जैसे प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, या इसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षा है, तो चूंकि जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है एक मिडिल फेज है, जिसमें न तो आप जीरो होते हैं और न आप हीरो होते हैं। दोनों स्थिति आपके उच्च माध्यमिक अर्थात 11th-12th में है। और इस जो ये शिक्षा का पड़ाव है, इसका बहुत बड़ा जो संबंध हमारे जीव विज्ञान से भी है, वो ये है कि इस उम्र में हमारी जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं शरीर के अंदर, वो भी बहुत उत्प्रेरक के रूप में काम करती हैं हमारे मनोविचार को, मनोविज्ञान को गठित करने में। और इस समय पर यदि हमें उचित मानसिकता, उचित दिशा और उचित प्रेरणा के साथ अगर शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त हो जाए, तो हमारे लिए बहुत ही क्रांतिकारी होती है। सर ने कहा है शिक्षक को नाम लेने का किनकी भूमिका विशेष रही है। तो अगर मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि हायर सेकेंडरी लेवल पर इस टीचर्स की भूमिका की बात करूं, तो जिनका सर के भी गुरु हैं, हमारे भी हैं, श्री अनंतधर द्विवेदी। इन्होंने बहुत हमें प्रेरित किया हुआ है लोक सेवाओं के लिए, और केवल नौकरी पाने के लिए। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, जो हमारे मित्रगण देख रहे हैं, कि टीचर की भूमिका आपको नौकरी पाने में प्रेरित करने के लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी सोचना गलत है। टीचर की भूमिका आपको प्रेरित करने की जो वास्तव में है, वह समाज को बदलने में है। समाज के जो वंचित लोग हैं या अशक्त लोग हैं, या जो एक तरह से कहा जाए प्रसाधन से अभाव में है, प्रसाधन के अभाव में है, उनके जीवन में सक्रिय बदलाव कैसे लाया जाता है, इस रूप में टीचर की भूमिका होती है। दरअसल बहुत सारे लोग, हमारे मित्र लोग भी ये समझते हैं कि टीचर नौकरी पाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा मेरा स्पष्ट मत नहीं है। टीचर की भूमिका आपको समाज में बदलाव के कारक के रूप में है। तो मैं अपने शिक्षक में से श्री अनंतधर द्विवेदी जी का, और विद्यालय के ही दूसरे एक बड़े महान हस्ती हैं श्री सुरेश पांडे जी का, ये सर के गांव से भी सर हमारे हैं। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण लोग थे हमारे जीवन में, प्राथमिक स्कूल के लेवल पर, जिन्होंने हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने ये बताया कि मेहनत होती क्या है, मानसिकता क्या होती है, वैचारिकता क्या होती है, और एक की शिक्षा कितना पवित्र काम है, इसका जो रोल है वो मैं इन्हीं दोनों व्यक्तियों से सीखा हुआ। इसके बाद अगर विश्वविद्यालय स्तर पर देखा जाए, तो विश्वविद्यालय स्तर पर चूंकि ये हम लोग जिस युग में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये क्रमिक शिक्षा का चरण है, जहाँ हमें ये गुरुकुल वाली प्रणाली नहीं है, इसलिए हमें बदलते रहते हैं, टीचर बदलते रहते हैं। तो विश्वविद्यालय स्तर पर अगर हम लोग देखें, तो मेरे जीवन में जो महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही है, वो श्री रुपेश गौतम सर हैं जबलपुर यूनिवर्सिटी में, और श्री डॉक्टर आर के गुप्ता जी हैं। ये दोनों हमारे प्रोफेसर रहे हैं। आर के गुप्ता जी उस टाइम पर हमारे एचओडी थे, और श्री रुपेश गौतम जी जो थे उस टाइम पर हमारे एसोसिएट प्रोफेसर थे। आज दोनों लोग यूनिवर्सिटी में एक एचओडी हैं, और दोनों लोग एचओडी हो चुके हैं।
तो इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा मीना केलर मैडम इंग्लिश की प्रोफेसर थी, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके अलावा श्री प्रतिभा कुमार मैडम थी, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिन्होंने एक बड़े विशेष गुण का सृजन मेरे व्यक्तित्व में किया था। मैं इसका जिक्र करना चाहता हूँ। इसका एक कंसर्न मीडियम को लेकर है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जो हिंदी मीडियम में है वो इंग्लिश सीख नहीं सकते, जो इंग्लिश मीडियम में है उनको हिंदी सीखने में कठिनाई होती है। हो सकता है कई सारे हमारे जो मित्र हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनको भी इसको फेस करना पड़ रहा होगा। तो सर इसका मतलब मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं इसका व्याख्या अपने गुणगान नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी स्किल की बात कर रहा हूँ कि कॉलेज लेवल पर चूंकि ज़्यादातर लोग कॉलेज जाते नहीं हैं, लेकिन मेरी अटेंडेंस 90% से ज़्यादा रही है। और उसमें एक बहुत विशेष गुण मैंने एक सीखा हुआ है कि जब हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े थे, तो जो इंग्लिश मीडियम जो टीचर हमें पढ़ाने आते थे, तो उन्होंने हमें एक एडवाइस दी थी कि आप प्रयास करिए इंग्लिश सीखने का। तो हमने सीखने का प्रयास ये किया कि हमारे प्रोफेसर्स बोलते हिंदी में थे और हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते थे, जबकि मुझे एग्जाम में अपीयर हिंदी में ही होना था। हम एग्जाम में हिंदी मीडियम में ही अपीयर होते, लेकिन हम उसी रियल टाइम पर उसे ट्रांसलेट करके अपनी कॉपी में केवल इंग्लिश में लिखते थे, केवल इस कारण से कि हमें सीखना है। तो दरअसल सुविधाएं हर जगह हैं, जो अंततः बात ये है वो ये है कि आपका भाव कैसा है। यदि आपका भाव सीखने का है, यदि आपका भाव कुछ सही दिशा में जाने का है, तो राह आपका बनता ही जाता है, प्रकृति आपका। बिल्कुल प्रकाश। दर्शकों, इतनी लंबी भूमिका इसलिए बनाई गई क्योंकि हम आने वाले हैं प्रकाश जी के इंटरव्यू सेशन को देखने के लिए, जो उनसे पीएससी के इंटरव्यू में मेहरा सर के बोर्ड में पूछे गए थे प्रश्न, हम उसी पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ हो गया क्या? देखिए, मुझे दिखाइए, नीचे वाले से बंद। म्यूट वाला है, उसको बंद करो, उसको कंट्रोल। दोस्तों, इतनी लंबी भूमिका इसलिए भी तय की गई क्योंकि हम आने वाले हैं प्रकाश जी के पीएससी के इंटरव्यू के प्रश्नों पर। और प्रकाश जी से इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे गए वो इसी स्कूल से, जो सरस्वती शिशु मंदिर चितरंगी का जो विद्यालय है, उसी पर मेहरा सर ने इनसे, क्योंकि इन्होंने कबड्डी का एक जो स्पोर्ट्स है, खेल जो है, उसको मेंशन किया था। उन्होंने इनसे ये प्रश्न पूछा था कि आप कबड्डी का खेल कहाँ खेलते हैं। पहला प्रश्न इनका ये था। और उसी प्रश्न में अगला सेगमेंट ये था कि कबड्डी का खेल सामाजिक समरसता को किस तरीके से मेंटेन करता है ना। हार्मनी मेंस के सिलेबस में एक बड़ी अहम टॉपिक है, और आप में से लोग हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आपसे केवल और केवल इंटरव्यू के प्रश्न नहीं होते हैं, आपसे प्रीलिम्स पर ही इंटरव्यू होते हैं। ठीक है सर, जैसे सर ने जिक्र किया हुआ है सवाल का कि कबड्डी का खेल कहाँ खेलते हैं, दरअसल ये व्यवहारिक सवाल था, क्योंकि इसका जवाब अगर देना है तो स्थान का निर्धारण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको चाहिए कि ऐसे में हो सकता है कि जो आपसे सवाल कर रहे हैं उनको उस स्थान की जानकारी भी हो। ये सवाल मेरे से इसलिए ऐसा था क्योंकि मेरे स्कूल में खेलने का मैदान नहीं था, तो इसलिए एक ट्रुथनेस का, जैसे कहते हैं कि हम इंटरव्यू में व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण मूल्य सत्यता है, तो सत्यता के परीक्षण का भी एक आशय हो सकता है क्योंकि हमारे विद्यालय में खेलने का मैदान नहीं था, तो जब मैदान नहीं है तो खेलते कहाँ है, ये आशय हो सकता है। दूसरा जो पहलू है सर इस इंटरव्यू का, इस सवाल का कि सामाजिक समरसता के लिए कबड्डी कैसे, तो उसका कारण एक बड़ा ये है कि अगर इसका उत्तर हम लोग देखें तो इसके जो उत्तर मैंने वहाँ पर दिया था उसमें दो महत्वपूर्ण पहलू मैंने शामिल किया था। एक तो इसमें शामिल किया था कि कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसके माध्यम से जो छुआछूत का भाव है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के निवारण का अधिकार दिया गया था, इसे साक्षात तौर पर जो कबड्डी खेल है वो समाप्त करता है, क्योंकि इस कबड्डी लोग, मेरे मित्र लोग जुड़े हुए हैं, वो खेलते होंगे, एक विपक्षी खेल के दल के सदस्य को दूसरे को छूना पड़ता है। प्रो कबड्डी लीग चल रहा है, हाँ, तो उसको लोग जानते हैं, हाँ, उसको टच करना पड़ता है, और जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट राइट्स है आर्टिकल 17 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और भाव हम देखें तो कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी को देखा जाए तो सोशल मीडिया, इसी प्रकार के अदर डिवाइसेस हैं जो समाज को डिसइंटीग्रेट करने का काम करते हैं। कबड्डी एक ऐसा खेल है जो लोगों को इंटीग्रेट करता है।
तो मुझे लगता है कि ये 2 महत्वपूर्ण, उस समय मुझे याद आया कि एक उदाहरण महत्वपूर्ण के पल। माध्यम से इस बात को समझाइए। जैसे कि अगर हम कबड्डी में देखा जाए, तो जब हम दूसरे हमें कोई छूने, विपक्षी सदस्य का व्यक्ति हमें छूने आता है, पकड़ने के लिए हमारे जो भी प्लेयर्स होते हैं 5 को पकड़ते हैं, एक-एक व्यक्ति की एफर्ट्स ज़्यादा मायने रखता है। कलेक्टिव एफर्ट होता है, इंडिविजुअल एफर्ट्स का कोई रोल नहीं होता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं जो कबड्डी के माध्यम से और वैसे भी सोशल हार्मनी का मतलब भी यही है, समाज एक रूप कैसे रहेगा, किसी भी समस्या को पूरा समाज आकर के कैसे उसको सॉल्व। तो ये 2 महत्वपूर्ण पहल हैं जो सामाजिक समरसता को जोड़ते हैं। बहुत बढ़िया। प्रकाश जी से अगला जो प्रश्न मेहरा सर के बोर्ड में, वो नई शिक्षा नीति को लेकर प्रश्न ये पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि नई शिक्षा नीति जो भारत में लागू हुई है 2020 में जो आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस पर सरस्वती शिशु मंदिर की जो शिक्षा प्रणाली है उसका प्रभाव दिखाई देता है? क्या उससे राष्ट्र निर्माण ज्यादा प्रभावी ढंग से होगा? ऐसे कुछ एक अवधारणात्मक या संकल्पनात्मक जो प्रश्न थे वो इनसे पूछे गए। जवाब सुनते हैं प्रकाश जी से। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर पर जो नवीन शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई है, उसके अगर मॉड्यूल्स को देखें तो उसमें केवल एजुकेशन बस नहीं है, केवल शिक्षा कक्षाओं का प्रोग्राम नहीं है, एक अभ्यर्थी के या एक विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व विकास का आयाम कहाँ-कहाँ से हो सकता है, उसको शामिल करने का प्रयत्न किया गया है। बहुत सारे लोग जो चूंकि पढ़ रहे होंगे तो उनको पता भी होगा इस बात की जानकारी का कि उसमें प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से ही उद्यमशीलता को बढ़ावा देने किया गया है। हर स्तर पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया गया है। मूव ऑन करने का है, एक क्लास से दूसरे क्लास में अगर आप जाना चाहते हो तो उसकी व्यवस्था है। इस प्रकार की कुछ प्रणाली, शिक्षा की प्रणाली वैदिक शिक्षा में और अगर सरस्वती शिशु मंदिर में देखा जाए तो पहले से भी फैसिलिटेटेड है। तो इन चीज़ों को आधार बनाकर ये सवाल मुझे लगता है पूछा गया होगा। मेरा उत्तर सर स्पष्ट ये था कि मेरा मानना ये है कि अच्छी चीज़ें किसी भी स्थापित व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए यदि कहीं से भी सकारात्मक तत्व मिलता है, उसे ग्रहण करने में मुझे बुराई समझ में नहीं आती कि वह लिया कहाँ से जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रकाश जी से अगला प्रश्न ये पूछा गया कि यदि आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? समाज को लेकर के आपकी प्राथमिकताएं किस तरीके से आप निर्धारित करेंगे उन्हें? और उनको ये भी हिदायत दी गई इस प्रश्न के कि कोई घिसा पिटा आंसर जो अभी तक कोचिंग वालों ने आपको सिखाया है, आपने अपने मॉक में कभी सुना हो, या जो बाकी के बच्चे, चूंकि प्रकाश जी से पहले लगभग 10 से 12 कैंडिडेट जो हैं वो इंटरव्यू दे चुके थे, तो उनसे जो उन्होंने सुना था वो उससे कुछ मुख्तलिफ, कुछ हट के आंसर सुनना चाहते थे, और उन्होंने कंडीशन अप्लाई करते हुए इनसे प्रश्न पूछा कि यदि डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? तो प्रकाश जी से इसका उत्तर जानते हैं, है ना? जी। जो मैं उस टाइम आया था तो मुझे लगता है उसके बेसिस पे मैं जो आंसर दिया वो ये था कि ज़्यादातर मतलब जो अभ्यर्थी सारे जाते हैं इंटरव्यू में तो उनके लिए कुछ, हालांकि ये सत्य भी है कि सरकार में भी डिपार्टमेंट उसी के हैं, श्रम के हैं, कौशल विकास के हैं, शिक्षा के हैं, महिलाएं हैं, जनजाति, सरकार ने भी विभाग बना रखे हुए, विकास के तो सभी तो वही डिपार्टमेंट है। लेकिन अब चूंकि मेरे साथ कंडीशन अप्लाई थी कि वो जवाब, वो आंसर नहीं देंगे, तो चूंकि मुझे विचार करना था तो मेरे पास समय की भी बाध्यता थी, तो मुझे तुरंत सोच कर जवाब देना था। उस टाइम पे मेरे चिंतन में जो 2 बातें आई, वो एक तो यह था, मैंने बताया कि सर मेरा जो एक प्राथमिकता का क्षेत्र होगा वह वृद्ध जनों के मानसिक जो विकार हैं उसमें मैं किस प्रकार कर सकता हूँ, और वो सहायता मेरा मनोरंजन के रूप में होगा। क्योंकि जो समाज में अब भारत की, जैसे हम लोग डेटा भी पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में या जनसांख्यिकी देखा जाए, तो अभी तक तो जो हमारे मतलब देश है वो काफ़ी यंग, हमारे इंडिया के 28 साल हमारे यहाँ की औसत जो उम्र है वो रही है। लेकिन आज से 10 साल बाद चूंकि हमारी नौकरी जो है 62 साल की उम्र के लिए है ऑफिशियली, तो हमें आगे की अप्रोच से भी ये ध्यान रखना है, आज बस का हमें नहीं देखना है। जरूर युवा है वो कल को वृद्ध होंगे। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनकी जो वृद्धावस्था है उसमें जो उनके मनोविकार से संबंधित समस्याएं हैं उसको टैकल करना, विशेष तौर पर उनके मनोरंजन और आज का जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है इसके साथ कैसे उन्हें इंटीग्रेट करना है, ये मेरी प्रायोरिटी का एक अप्रोच रहेगा अगर मुझे मौका मिला इसके से तो। और दूसरा जो मेरा एक बड़ा प्रायोरिटी या प्राथमिकता का क्षेत्र रहेगा वो ये है कि जो एक तरह से देखा जाए प्रसार शिक्षा है, वो प्रसार शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दरअसल इसके बारे में बातें कम होती हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है प्रसार शिक्षा, क्योंकि प्रसार शिक्षा वो मंच है जिसमें हम 0 इन्वेस्टमेंट है और 100% आउटपुट है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इस माध्यम से जुड़ने वाले जो लोग हैं वह एक 2 विशेषताएं हैं, एक तो वह निःशुल्क है, साथ व्यवसायिक चरित्र नहीं है।
तो ये दोनों निःशुल्क और व्यवसायिक चरित्र न होना है, यह समाज में एक तरह से शैक्षिक संवर्धन में बड़ी भूमिका रोल प्ले करते हैं। तो मुझे लगा कि ये दो महत्वपूर्ण चीज होंगी जिसके बारे में हम आगे प्राथमिकता से काम करेंगे और मेरे जो आगे के विद्यार्थी हैं शायद न बता पाए। प्रकाश जी से जो अगला प्रश्न हुआ वो बघेलखंड क्षेत्र में जो नशे की समस्या है उस पूछा गया। तो या जो अन्य बोर्ड के मेंबर रहे होंगे, क्योंकि प्रशासनिक क्षेत्र से सभी अपना अनुभव रखते हैं और कभी न कभी अपने जीवन काल में वो बघेलखंड में भी गए होंगे और उन्होंने वहां पर कभी पोस्टिंग रही हो, उनका भी एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। उन्होंने बिल्कुल सटीक प्रश्न प्रकाश जी से ये पूछा कि बघेलखंड के आपके क्षेत्र में नशे की समस्या बहुत ज्यादा, इसको आप कैसे टैकल करेंगे? एक अधिकारी की हैसियत से प्रकाश जी से उसका जवाब जानते हैं। जी, वर्तमान की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें खास तौर पर हमारे क्षेत्र में नशा एक बड़ा कारण बन रहा है समाज के एक तरह से गतिहीन या दूसरी दिशा में जाने का। तो नशे के सेवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण उपाय होंगे उसके बारे में मेरा व्यू ये था कि पहली बात तो कि इसके दो तरफा उपाय हो सकते हैं। एक तो हमें कानून व्यवस्था के माध्यम से यह ठीक करना पड़ेगा कि नशा का जो स्रोत है वो क्या है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये इम्पोर्ट हो रहे हो या तो इनका उत्पादन हो रहा होगा। इन दोनों चीजों पर हमें देखना पड़ेगा। अगर तो इम्पोर्ट के जो मेजर सोर्सेस यदि उत्पादन व्यवस्था के क्रम से आते हैं तो उस पर भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरा जो इसका आयाम हो सकता है कानून व्यवस्था की, क्योंकि कानून व्यवस्था की संख्या सीमित है, उपभोक्ता इसके बहुत ज्यादा है। तो दूसरा जो परिवर्तन का उपाय हो सकता है वो है वैचारिक परिवर्तन। और वैचारिक परिवर्तन के स्तर पर हम केवल यह कहें माध्यम से ही नशा करना बंद हो जाएगा तो शिक्षा हमारे यहाँ, हमारे क्या पूरी दुनिया में बहुत पहले से चल रही है। तो इसमें हमें सक्रिय सामाजिक भूमिका की जरूरत है, जिसमें एनजीओ हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे सर भी शिक्षा के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सर की जो किफायती शिक्षा के लिए मिशन है विक्रम सर्व शिक्षा समिति है, तो उसका रोल हो सकता है। नशा मुक्ति के लिए शिविर हो सकता है, एनजीओ जनप्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से इस तरह की बातों को, ऐसे सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए। जी, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, इनकी भूमिका को हम आगे बढ़ाकर और समाज को एक तरह से सामाजिक रूप से जागरूक कर दक्ष बनाकर इससे लड़ सकते हैं। तो ये एक दूसरा उपाय हो सकता है। जो बच्चे नए बदलते हुए पैटर्न में 2024 का जो सिलेबस है उस लेने वाले हैं, जो नए बच्चे आने तैयारी के लिए, उनके लिए आपको क्या सुझाव है? जो भी इस मंच के माध्यम से ही हम लोगों को सुन पा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि सिलेबस बदला हुआ है, तो बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि इतना बड़ा सिलेबस, समय इतना कम, पोस्ट इतना कम। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि चलता है। हम लोगों ने भी दो सिलेबस दोनों मित्र रहे हैं, दो सिलेबस बदले हुए देख चुके हैं। 19 का पहले दिए थे, फिर 20 का भी मेंस हम लोग लगातार अपीयर हो ही रहे हैं, तो बदला हुआ सिलेबस ही था। तो सिलेबस बदलने का मतलब ये नहीं हो जाता कि कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई है। सिलेबस बदलना एक अवसर भी है, सिलेबस बदलना अवसर भी है। हमारे साथ मित्र लोकेश भाई हैं, 2020 में भी इनका चयन हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि सिलेबस बदल गया तो कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई, डिजास्टर टाइप का आ गया है। सिलेबस जो बदला है उससे उस सिलेबस की मांग, उसके डिमांड को समझें और अगर अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। चाहे जैसे हम फोर्थ पेपर के एथिक्स वाले पार्ट में देखें, प्रशासन को जोड़ा गया, उद्यमिता को जोड़ा गया। तो दरअसल उद्यमिता वगैरह जो बहुत बड़ी चीज रॉकेट साइंस नहीं, बस उसकी इसेंस को समझने की हमें जरूरत है कि एक्चुअल में हमसे पूछना क्यों चाह रहे हैं ये। तो चूंकि आज जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो जो आजकल जो भूमिका है वो उत्प्रेरक प्रशासन की है, एक कैटलिस्ट गवर्नमेंट की भूमिका है। और कैटलिस्ट गवर्नमेंट में हर एक पब्लिक सर्वेंट का व्यक्तिगत नेचर होना चाहिए कि वह एक किस प्रकार समाज में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है। तो जो बदला हुआ सिलेबस है उसकी डिमांड को समझें, उसके सिनॉप्सिस को बनाएं, कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा फैले नहीं, लिमिटेड सोर्सेस अपनाएं, बार बार रिवीजन करें और लगातार आंसर राइटिंग, अगर मेंस का है तो लगातार आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स का सीरीज के माध्यम से ऑब्जेक्टिव के बेसिस उससे जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर। जो मेरे मित्र लोग ऑनलाइन माध्यम से मुझे सुन रहे होंगे तो उनके लिए एक विशेष ये संदेश ये है कि आप टेस्ट सीरीज को केवल ये मत समझिए कि हमारे ज्ञान का मूल्यांकन है। मेरा स्पष्ट मत है कि टेस्ट सीरीज एक सोर्स ऑफ नॉलेज भी है। टेस्ट सीरीज चाहे प्रीलिम्स की हो और चाहे टेस्ट सीरीज मेंस की हो, आप यदि उसके सवाल को कलेक्ट करते हैं या सवाल लिखकर छोड़ देते हैं तो दरअसल आप टेस्ट सीरीज के वास्तविक फायदे से वंचित हैं। टेस्ट सीरीज एक सोर्स ऑफ नॉलेज भी है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ नॉलेज है। आपके जो कंटेंट हैं वो तो हैं ही, जो टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से कंटेंट में इन्वेस्टमेंट होता है। यदि आप इस सीरीज को लागू करेंगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा फायदा पाएंगे।
ठीक है दोस्तों, प्रकाश जी ने एक लंबा सेशन हमारे साथ में दिया। उनका एक अहम जो समय था, आज व्यस्त शेड्यूल के बावजूद हमारे साथ में बैठे वो। इसके अलावा अन्य प्रश्न पूछे गए, जैसे उनसे उनका जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है कॉमर्स, उस पर बैक टू बैक उनसे 10 से 12 क्वेश्चन हुए। और ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि इस कैलेंडर वर्ष में 2024 में जो लोग अभी हाल ही में पीएससी के इंटरव्यू के फेज से गुजरेंगे, वो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करके रखें कि आपका जो भी ग्रेजुएशन रहा है, जिस भी सब्जेक्ट से आप जिससे भी फीस है आपका, उस पर अपनी तैयारी बढ़ी। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को छोड़ेंगे नहीं, आपसे सवाल होंगे ही, ठीक ठाक सवाल होंगे। आप उनको कैसे टैकल करेंगे उस पर हम लोग जो मॉक सेशन हम यहाँ रन करते हैं उस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। प्रकाश जी ने भी जो 10 से 12 क्वेश्चन उनसे पूछे गए, उसमें अधिकांश में भी उन्होंने जवाब दिया। अंतिम के जो प्रश्न थे उस पर उन्होंने जानबूझ करके अपनी तरफ से कुछ दिखाएं, ताकि इंटरव्यू जो है उनको आगे के लिए मौका दे, है ना। विषयांतर होने का मौका उन्होंने बोर्ड को प्रोवाइड किया। वो अभी प्रेजेंट में रीवा जिला जो आप देख रहे हैं, वहां पर नायब तहसीलदार के रूप में उनकी पोस्टिंग हुई है। वो मूल रूप से सीधी जिले के रहने वाले हैं। लोकेश जो है मेरे साथ में, ये मुरैना मिली है डीएसपी के रूप में। और इन दोनों ही अधिकारियों के बेहतर भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं उनको देते हैं, और वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे आगे के लिए। दोनों ही जो अधिकारी आप देख रहे हैं, 22 और 23 के जो एग्जाम आप देख रहे हैं, उससे भी ये लोग जुड़े हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो प्रयास कर रहे हैं, जैसे लोकेश अगर प्रयास कर रहे हैं डिप्टी कलेक्टर के लिए, या प्रकाश जी अगर डिप्टी कलेक्टर के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। हम दोनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। लोकेश हमारे साथ मॉक इंटरव्यू के जो प्रोग्राम्स थे उसमें जुड़े हुए थे। एक जो सेशन मुझे करने का मौका मिला, मैं लोकेश से कहूंगा कि अपना अनुभव एक बार साझा करें कि इंटरव्यू सेशन उनके लिए कितना फायदेमंद रहा, हम लोगों ने जो लिया था। लोकेश जो है मूल रूप से ट्राइबल विभाग की तरफ से जो पीईटीसी सेंटर होता है, वहां पर जो इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज किए गए थे, वहां पर थी, मुझे इनवाइट किया गया था वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए अधिकारियों का। पीएससी के जो ये एस्पिरेंट्स थे उनका, मेरे साथ में और भी अधिकारी थे, वहाँ मेरी मुलाकात लोकेश से हुई थी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो अपना अनुभव जरूर साझा करें इस मामले में। धन्यवाद सर कि उन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में। तो उस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो सर ने एक बात कही थी, वो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। उन्होंने कहा था कि 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया था और उसमें मेरे मार्क्स कम रह गए थे, छोटी पोस्ट मिली थी एटीओ, और 2019 का मुझे इंटरव्यू देना था। तो सर ने एक बात कही थी कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जो है आपके पास एक पद तो मिल चुका है, पर यदि आप अच्छे से निडर होकर यदि अगला इंटरव्यू देते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और वही मैंने किया। मैं निडर होके गया और मुझे अच्छे मार्क्स मिले। थैंक यू लोकेश, थैंक यू। अच्छा, मैं विक्रम सर को इनवाइट करता हूं कि वो इस डिस्कशन की जो हमारा जो आज का पॉडकास्ट है वो अंतिम चरण में लेकर के चलें। प्रकाश जी से और लोकेश जी से कुछ अगर प्रश्न है तो वो उनको पूछें, और फिर हम उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सरस सर। वैसे उन्होंने बहुत डायनेमिक आयाम में पूरा सेशन ले रहे हैं, और मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ खास बचा हुआ है सेशन में बोलने के लिए। तो पहले भी बहुत टू द पॉइंट बात करके कंप्लीट किया, और बाकी प्रकाश जी का जो अनुभव था वो निश्चित ही उम्मीद है कि बच्चों को बहुत काम आएगा। तो अंतिम प्रश्न मेरा वही है जो लोकेश जी से, जो किफायती शिक्षा प्रोग्राम चलाते हैं आप रहे हैं, तो उनके बारे में कोई सुझाव, राय या कोई आपका स्टेटमेंट हो जो एक मोटिवेशन भी बने। क्योंकि इन प्रोग्राम्स में क्या होता है, जनरली आप जानते हैं जिनमें आर्थिक कम होता है, लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है। अब हम इसका विस्तार कर रहे हैं, हम इसका विस्तार चूंकि लगातार करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। पहली बात तो मैं कहूँगा कि सर के जो टेस्ट सीरीज वाला प्रोग्राम है किफायती शिक्षा का, उसे मैं 2018-19 से अवलोकन कर रहा हूँ। शुरुआत में मेरे ख्याल, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सर बहुत मामूली 100 रुपए का अभी शायद चार्ज उन्होंने किया है, वो भी बहुत सारे जो अभ्यर्थी उनकी व्यवस्था के कारण किया हुआ है। लेकिन शुरुआती दौर में तो लंबे समय तक ये निःशुल्क था, बहुत लंबे समय तक निःशुल्क था जी। अब वो 100 के आसपास वही जो है वही उसकी कीमत, वो भी उसकी व्यवस्था केवल मतलब तैयारी करने वाले लोग ही हैं, क्योंकि ये एक फितरत है तैयारी करने वालों की कि जो निःशुल्क मिलता है उसमें ये अनुमान लगाते हैं कि इसकी क्वालिटी। तो दरअसल क्वालिटी को टेस्ट सीरीज की क्वालिटी जजमेंट करने के बजाय हम ये देखें कि हमारी क्वालिटी उससे बढ़ रही नहीं, वो मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है।
दूसरी बड़ी बात जो है किफायती शिक्षा का सर का जो मिशन है उसका बिल्कुल जो चरित्र है, जहाँ तक मैं स्पष्ट तौर पर समझाऊं कि वो बिल्कुल गैर व्यवसायिक है, बिल्कुल समाज है। और जो संसाधन से अभावग्रस्त लोग हैं, अभ्यर्थी हैं या इस प्रकार के पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, उनकी एक सहायता करना है। क्योंकि चूंकि एक व्यक्ति पूरे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या में सीधे तौर पर सहायता नहीं कर सकता, तो ऐसे मॉड्यूल होते हैं, टच सीरीज हो गया, एनजीओ हो गया, ये जो हमारे समाज में परिवर्तन करने वाली नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनके माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया जाता है। तो सर का जो टच सीरीज का प्रोग्राम है या जो सर्व शिक्षा समिति का कार्यक्रम है, वह समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और अभ्यर्थियों के जीवन में अधिक से अधिक सहयोग करने के पर्पज से है। तो मुझे लगता है कि लेना चाहिए इस टेस्ट में। और हाँ, इस बार जी का आपने अनुभव देख लिया, तो वो भी एक पेपर में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस बार। तो मैं पहले दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि थैंक यू। तो मतलब ये हमारे जो चलते, क्योंकि हमारे टेस्ट का एक प्रारूप रहता है कि 17 टेस्ट 17 अलग लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा दोनों मेंटर्स के अनुभव बहुत जबरदस्त हैं और उनकी तैयारी के तरीके भी बहुत अलग रहे हैं जिंदगी में। तो आप लोग भी जो पेपर सॉल्व करते हैं उनके, वो कहीं ना कहीं एक अलग अनुभव के साथ ही मिलते हैं। और यही इसकी खासियत होती है कि हर पेपर एक अलग मेंटर का है, तो कहीं ना कहीं आप 17 अलग मेंटर्स को देख पाते हो। बिल्कुल, एक मंच पर 17 लोग, एक मंच पे 17। और इसमें टाइम बहुत कम मिला, हमें 2 महीने का टाइम मिला है, तो उसको हम काफी लंबे और भी मेंटर जुड़ते हैं तो लंबा सेशन चलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों जो अधिकारी आए और हमारे जो श्रोतागण हैं, जो दर्शकगण हैं, उनको एक उन्होंने लाभान्वित करने वाली बातें बताई हैं। तो आज हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। सर जो लगातार मेरे साथ इस समय दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार उनका करते हैं, लेकिन हम तब भी उसमें समय निकाल के कोशिश यदि पर डे कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करें। चलिए, आप सभी का भी धन्यवाद जो आप लोगों ने इस सेशन को पूरा कंप्लीट किया। हाँ, जिनको कुछ डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम लोग उसका रिप्लाई कर देते हैं। और अगर कोई बहुत ही गरीब है या कोई भी उसको समस्या है, तो आप लोगों को कमेंट करिए, हम उसकी पूरा निराकरण करने की कोशिश करेंगे जो हमारे संसाधनों के अनुकूल रहता है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। हम लोगों को भी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।